Hello viewers. स्टाफिंग प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है बेटा वो है एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है? देखो, अगर मुझे स्टाफिंग करना है, मतलब मेरे पास को अगर किसी को रिक्रूटमेंट सेंड करना है, मतलब मेरे को इन्विटेशन भेजना है, तो उससे पहले मैं ये देखूंगा ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे, कहीं पर कम तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए हम पहले टॉपिक पर जाते हैं, उसे बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आपको इनविटेशन देना है, राइट? आप न्यूज़पेपर में निकालोगे या कहीं पे कॉन्टैक्ट करोगे तो कैसे बताओगे? ये बताना पड़ेगा ना कि हमें 5 लोग चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर है ना, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, या फिर हमें एक HR मैनेजर चाहिए, या हमें एक प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, परचेज मैनेजर चाहिए। उसके लिए कैसे पता लगाया? आप पहले क्या करोगे? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हाँ, इसके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट आते हैं, वो है वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड और वर्कफोर्स में बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए, सर एक्चुअली इसके बारे में क्लियर कर दो, ये क्या है? तो मैं आपको बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है। देखो, वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है अगर जो भी काम आपको कंप्लीट कराना है तो उसमें आप देख लो कि कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है किसी काम को कंप्लीट कराने में। इट इज कॉल्ड वर्क लोड एनालिसिस, राइट? और वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग एग्जिस्टिंगली काम कर रहे हैं, राइट? कोई अंडर स्टाफ तो नहीं है, ओवर स्टाफ तो नहीं है, उसको एनालाइज करना, उसको एनालिस करना क्या कहलाता है? वर्कफोर्स एनालिसिस कहलाता है। दोनों किसके पार्ट हैं? एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट के पार्ट हैं। दूसरा आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव स्टेप। वाई रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्टेप? एज बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? इन्विटेशन सेंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम पर्सन्स को इनवाइट करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएँ और क्या करें? अप्लाई करें। तो अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं कि हमारे यहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं, हमारे यहाँ पे आओ और अप्लाई करो। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। आफ्टर दैट वी हैव सिलेक्शन। भाई रिक्रूटमेंट हो गया तो बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। अब उन एप्लीकेशन से आपने कॉल किया होगा, उनको बुलाया होगा। जब वो आएंगे तो आपको क्या करना है? सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कैसे होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू होता है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो सिलेक्शन क्या है? एक सीरीज ऑफ स्टेप है, ये इसी का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको 5th हेडिंग नहीं दी है, 5th टॉपिक नहीं बोला है, वो इसी का ही पार्ट है इसलिए। तो सिलेक्शन क्या है? मैंने आपको बताया कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। जैसे ही आपने उसको चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, कॉल्ड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अभी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या होता है? देखो, प्लेसमेंट का मतलब है जो एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो आपने बंदा जो सिलेक्ट किया, अभी जो सीरीज ऑफ स्टेप्स के बाद जो बंदा सिलेक्ट हुआ, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ, उसको आप उसकी जॉब तक पहुंचाओगे, उसकी प्लेस तक पहुंचाओगे कि भाई उसको इंट्रोड्यूस कराओगे, भाई ये देखो ये आपकी जगह है, आपको यहाँ पे बैठे काम करना है, ये प्लेसमेंट है। और एग्जिस्टिंग वर्कर से उनको मिलवाना, उनका हेलो हाई कराना, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, राइट? आफ्टर दैट वी हैव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। इसके लिए एक कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को लगता है शायद चांसेस बनते हैं कुछ थोड़ा बहुत आपको पता होने के और चांसेस क्वेश्चन आने के एग्जाम में, कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग किससे रिलेटेड है और डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है। ट्रेनिंग किसको देते हैं और डेवलपमेंट किसको देते हैं? तो देखो, ट्रेनिंग देते हैं टेक्निकल स्टाफ को और डेवलपमेंट होता है मैनेजेरियल स्टाफ का, ठीक है? नहीं पढ़ा था ना अब तक, अब बता रहा हूँ। क्या ट्रेनिंग जो है वो किसके लिए होता है? टेक्निकल स्टाफ के लिए, और डेवलपमेंट किसके लिए होता है? मैनेजरियल स्टाफ के लिए। एक्चुअली इन ट्रेनिंग वी आर फोकसिंग ऑन स्किल्स, हम वर्कर की स्किल्स पर फोकस करते हैं, राइट? तो ये क्या है? ट्रेनिंग है, उसे काम जो कर रहा है उस वो पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी उसको इंप्रूव करने के लिए हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ पर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसकी पर्सनालिटी की बात करते हैं, उसकी नॉलेज की बात करते हैं, वो उसका जो इंटेलिजेंस लेवल की बात करते हैं, वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। तो जब हम ओवरऑल नॉलेज देते हैं तो वो डेवलपमेंट कहलाता है, और जो कि पर्टिकुलर टॉपिक पर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब पर्टिकुलर स्किल्स के लिए नॉलेज देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। आफ्टर दैट वी हैव परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? एक्चुअली जो बंदा आपके यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है, राइट,
तो रिक्वायरमेंट है कि हम उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल दें। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जो बंदा हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ में काम कर रहा है तो उसने काम कैसा किया, बनता है ना उसको बताना। तो ये क्या है, एक रिपोर्ट तैयार करना अपने वर्कर के बारे में कि वो कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। एंड आफ्टर दैट अगर उसका अच्छा रहा सब कुछ तो उसके बाद प्रमोशन और करियर प्लानिंग जाएगा। मतलब अगर उसका जो रिपोर्ट था वो बहुत अच्छा डेवलप हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत बढ़िया था, तो उसके बाद क्या होगा, प्रमोशन होगा। और इसका मतलब उसको हम क्या देंगे, प्रमोट करेंगे, आगे हाई लेवल तक पहुंचाएंगे, जिससे कि उसका जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो और इम्प्रूव हो जाएगी। और लास्ट में आता है कॉम्पनसेशन, कि अब उसको उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, क्या सैलरी दे रहे हैं, क्या वेज दे रहे हैं। इट शुड बी कॉल्ड एज कॉम्पनसेशन। आई होप कि आपको ये स्टाफिंग प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो ये सिलेक्शन जो है ना, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स में होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे पास आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहला क्या है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, सर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एक्चुअली में क्या है, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जो रिसेप्शन पे ही डन हो जाता है। कहाँ पे डन होता है, रिसेप्शन पे। जब वर्कर्स जो कैंडिडेट हैं वो आपके यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आए, एप्लीकेशन देने के लिए आए, तो आपने उस समय पर ही उनको कैटेगराइज कर लिया कि कौन कौन से लोग हमारे यहाँ के लिए रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से अनफिट हैं। जो अनफिट हैं अकॉर्डिंग टू नॉलेज, स्किल्स और एज एक्सपेक्टेंसी, तो उसके हिसाब से हम उसको वहीं से कैंसिल कर देंगे और आगे उन्हीं को कॉल करेंगे जो कि हमारे लिए क्या होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे, बहुत परफेक्ट होंगे। उसके बाद ये क्या हुआ, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, 100 एप्लीकेशंस आई, लेकिन आपने साइड सेलेक्ट किया कि भाई उसमें से 50 तो ऐसे थे जिनको बुलाना ही नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल अनफिट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बचे रिमेनिंग 50, उनको बुलाएंगे किसके लिए, सिलेक्शन टेस्ट के लिए। सिलेक्शन टेस्ट जो मैंने आपको बताया, ये सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं जिनको हमको फॉलो करते हुए ये पता लगाना है कि बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लायक है या नहीं। वो सिलेक्शन टेस्ट क्या क्या होते हैं, देखिए सिलेक्शन टेस्ट में सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस मतलब उसकी मेमोरी की कैपेसिटी को चेक करना, कि वो उसका आईक्यू लेवल को चेक करना, वो क्या कहलाता है, इंटेलिजेंसी टेस्ट कहलाता है। ठीक है, मेमोरी की कैपेसिटी को चेक करना। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है उसकी एबिलिटी को चेक करना कि नई नई स्किल्स को किस तरीके से लर्न कर सकता है। तो लर्निंग स्किल्स को चेक करना, लर्निंग एबिलिटी को चेक करना कि वो किसी भी नई स्किल को किस तरीके से लर्न करता है, राइट। Third is personality test. Personality test means how he enter in your time of interview, किस तरीके से एंटर हुआ था, चलता कैसे है, बात कैसे करता है, उसके इमोशंस क्या क्या हैं, राइट। वो किसी चीज़ को कितनी लाइटली लेता है या किसी भी चीज़ को कितना एक खुशी मतलब हंस के एक बर्डन को लेता है, वो सब कुछ चेक करना क्या कहलाता है, पर्सनालिटी टेस्ट कहलाता है। उसका टेम्पर चेक करना मतलब टेम्परामेंट, राइट। फिर आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब है उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसके पास पहले से जो चीज़ के लिए वो अप्लाई करने आया उसके बाद उसकी क्या नॉलेज है, उसे हम ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। और लास्ट है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। कई लोग क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जॉब खाली है, जो वैकेंट है, उसके लिए कैपेबल तो हैं, अप्रोप्रिएट भी हैं, लेकिन कभी कभी वर्कर का इंटरेस्ट उसमें नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहा है उस जॉब को क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है ना। तो हम ये चेक करते हैं कि वो सच में उसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं, राइट। या फिर बस अभी उसे लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए मैं जॉब कर लेता हूँ, तो बाद में मेरा वहाँ तक मैंने कहीं लेटर डाल ही रखा है, वहाँ से जब कॉल आ जाएगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो हम इसको भी चेक करते हैं किसमें, इंटरेस्ट टेस्ट में। और जो बंदा ये टेस्ट कंप्लीट करके आता है तो उसको कहाँ भेजते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सबसे कॉमन तो यही है, क्या, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसे बोलते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होने वाला है, जो फेस टू फेस क्वेश्चनिंग होने वाली है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सबसे कॉमन तो यही है ना। उसके बाद अगर कोई बंदा यहाँ से पास हो जाता है तब उसका चेक करते हैं हम रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। क्या, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड मतलब उसने कुछ बताया होगा कि भाई मैं इनको जानता हूँ, या फिर वो लोग इस बंदे को जानते हैं, या फिर उसकी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है, उस प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयर है हम उससे कॉन्टैक्ट कर लें, हम उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में जान लें कि वो बंदा अच्छा है, ख़राब है, उससे कितना पेमेंट मिल रहा था पहले। ये सब कुछ चेक करना क्या कहलाता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अगर ये सब कुछ क्लियरली हो जाता है तब हम करते हैं सिलेक्शन डिसीजन।
सिलेक्शन डिसीजन मतलब आउट ऑफ 50 वी आर फाइनलाइजिंग 10, हमने अभी 10 फाइनलाइज किए कि भाई इनको ग्रॉस मोटा मोटा 10 ही निकाल लो, इनको भेजो आगे किसके लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब अगर सपोज करो आपको कोई ऐसा वर्क कराना है जो बहुत ही हाइट पे होता है, तो उस बंदे को हाइट फोबिया तो नहीं है, कुछ ऐसा वर्क है जो लगभग कुछ एरिया में उसको वाटर में भी जाना पड़ता है, तो उसको वाटर फोबिया तो नहीं है, तो ये दीज टाइप ऑफ थिंग्स हमें चेक कराने होते हैं, उसका ओवरऑल मेडिकल चेकअप कराना होता है कि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट है या नहीं, इसे हम बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। जब वो इसको भी पार करके आएगा तब उन 10 में से हम किसी 5 या 4 जितने भी हमें रिक्वायर्ड होंगे हम उनको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम बोलेंगे जॉब ऑफर। क्या बोलेंगे, जॉब ऑफर, मतलब फाइनल सिलेक्शन डिसीजन। ये फाइनल सिलेक्शन डिसीजन हमने कर लिया, अब हमने बोला कि भाई ये रहा आपका जॉब लेटर, अब आप क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे अप्लाई, आप हमारे यहाँ पे कल से ज्वाइन कर सकते हैं, या जो भी डेट दे रखी होगी वहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी होती हैं अबाउट द सैलरी, राइट, तो और उनका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फाइनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हम उस वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मतलब जो हमारे पास जो वर्कर आया है, जो एम्प्लॉय आया है, उससे हम क्या बोलेंगे, उसे और इन डिटेल में बताएंगे, जैसे लीव लेने का क्राइटेरिया क्या है और लेट लगेगी या नहीं लगेगी, और जो अंदर के जो बेसिक रूल्स हैं उसके बारे में, पेनल्टीज़ के बारे में हम उसको बताएंगे। तो ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। आई होप कि दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भी इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप के सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। रिक्रूटमेंट मतलब इन्विटेशन देना, है ना, तो 2 टाइप के सोर्सेज हैं हमारे पास। कौन कौन से है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, दूसरा है इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स जो है वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रमोशन और एक होता है ट्रांसफ़र। देखो, अगर हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कर्स जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारी एक यूनिट में कुछ वर्कर्स की कमी आ गई है और एक यूनिट में हमारे वर्कर्स सेल्फ सफिशिएंट हैं और ज़्यादा ही हैं, थोड़े ओवर स्टाफ्ड हैं, तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में से एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे यूनिट में। तो जब हम हॉरिजॉन्टल करते हैं चेंज इन द प्लेस ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉय, सो जहाँ पर वो काम कर रहा था, जिस एनवायरनमेंट में, जिस स्टेटस पे, वो उसी स्टेटस पे जॉब काम करेगा, उसकी सैलरी भी सेम ही होगी, बस उसका जो क्राइटेरिया एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट प्रमोशन इज कॉल्ड द वर्टिकल, वो जिस लेवल पे था उससे अपग्रेड कर दिया गया, नेक्स्ट लेवल पे उसको पहुंचा दिया गया। वी से दैट, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट प्रमोशन, राइट। सो एक्चुअली मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन आता है कि प्रमोशन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेस्ट है या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेस्ट है, दोनों ही अपनी जगह पर बेस्ट हैं, राइट। बाइज्ड आंसर है, क्यों, क्योंकि देखो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमारे पास जो इंटरनल टैलेंट है उसको उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उनको पता पड़ता है कि हमको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा अगर हम ये पर्टिकुलर काम अच्छे से करेंगे तो, है ना। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स करेंगे तो फ्रेश टैलेंट हमारे यहाँ पे आएगा, और जब फ्रेश टैलेंट आएगा तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज आएंगी, अपडेटेड स्किल्स हमारे पास आएंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो नाउ let us go for the external source of recruitment. In external source of recruitment we have, the first is called the direct recruitment, and the direct recruitment is for कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्किल्स जो जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल स्किल्स थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड हैं, जहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं ना पेंट वाला, और जो 3rd क्लास की जो लेबर होती है उसको जब हम रिक्रूट करते हैं तो उसमें हम कोई टेस्ट वगैरह नहीं लेते, डायरेक्ट ही रिक्रूट कर लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। फिर आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं, जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको सपोज करो कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है और वहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, जब आप कभी अप्लाई करने के लिए जाते हो तो वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, आप ऐसा करो अपना रिज्यूम हमको दे जाओ, हमारे पास जब भी वैकेंसी होगी तब हम आपको कॉल कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। उन्हें क्या कहते हैं, हम कैजुअल कॉलर्स कहते हैं। फिर एडवर्टीजमेंट ऑफ वेब, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, तो ये सब क्या कहलाता है, एडवर्टीजमेंट कहलाता है। हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने लोगों को बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं, आप हमारे यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्चुअली हम बोलते हैं कि हमारे अगर वी आर बिलोंग्स टू आगरा, तो आगरा में हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जो कि हमारे साईं के तकिया पे है, राइट।
तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर जो इन अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं और वहाँ पर रजिस्टर्ड कराते हैं ये बताते हुए कि हमारे पास जॉब नहीं है, और मैंने वहाँ पे बहुत सारे जो जॉब सीकर्स हैं वो आते रहते हैं, और जैसे ही कोई नई जॉब वहाँ पर आएगी तो वो लोग कॉल करके बताते हैं या आपके पास लेटर भेजते हैं और आप वहाँ पे जाके अप्लाई करते हो। तो ये क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहलाता है, राइट। फिर आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो प्लेसमेंट एजेंसीज और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है, प्लेसमेंट एजेंसी जैसे अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो आपने देखा होगा कि कंसल्टेंसीज बहुत सारी खुली हुई होती हैं ना, जैसे Naukri.com ऐसी साइट्स भी हमारे पास में हैं। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब अगर मुझे कोई काम करना है तो ठेके पे हम लोग काम चला देते हैं, तो सिर्फ लेबर से हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं कि भाई मुझे एक बार काम कराना है, अब आप बताओ कितने रुपये लेने वाले हो, कितनी लेबर लगाओगे, तो दिस इज कॉल्ड द लेबर कॉन्ट्रैक्टर। आजकल ये हाउस कीपिंग में बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ पे, जो हाउस कीपिंग का पर्टिकुलर जो काम है, जो हमें स्कूल्स में या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमें जो हाउस कीपिंग के लिए जो पर्सन्स आई हैं उसके लिए हम किससे कॉन्टैक्ट करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करते हैं। वो अपनी पूरी टीम को हमारे पास भेजते हैं और उसको हाउस कीपिंग करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव कैंपस रिक्रूटमेंट। ये एक एग्रीमेंट है किसका, एक कॉलेज का मतलब इंस्टीट्यूशन का विद कंपनी के साथ। तो जब एक बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जैसे एमबीए कर रहा है, तो एमबीए करते वक्त क्या होगा, पहले फर्स्ट ईयर में तो क्या करेगा, अपना नॉलेज गेन करेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज लेगा, एंड सेकंड ईयर में उसको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। इंटर्नशिप मतलब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भेजा जाएगा कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आए और अच्छे से काम कंप्लीट कर पाए। एंड आफ्टर दैट दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉइज रिकमेंडेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे कॉमन यही पार्ट है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई एक वैकेंसी खाली होगी तो मैं अपने फ्रेंड को बोल दूंगा कि भाई हमारे यहाँ पे अप्लाई कर दे, हमारे में वैकेंसी खाली है। ठीक है, एम्प्लॉइज रिकमेंडेशन है, मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय क्या करता है, अपने रिश्तेदारों को या अपने फैमिली वालों को, अपने कॉलोनी वालों को, अपने मोहल्ले में सोसाइटी में लोगों को बताता है कि हमारे यहाँ पे अप्लाई कर दो, हमारे में जगह खाली है। इसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉई इज रिकमेंडेशन। आफ्टर दैट वी हैव मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मेथड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक वेस्टिबल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, वैसे मैं करा ही रहा हूँ, अगर आप मुझे ढंग से सुन पाओगे तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत होगी नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में अगर हम लोग बात करें तो वी हैव ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। 2 टाइप के मेथड्स हमारे पास होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब है जब किसी जॉब के ड्यूरिंग, मतलब जब आप कहीं काम कर रहे हो, काम करते करते जब आप सीखते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब बोलते हैं। और उस जॉब के बाउंड्री के बाहर, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्री के बाहर कहीं से आप सीख के आते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में हमारे पास आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, एक मास्टर वर्कर परफॉर्म करता है और जो कैंडिडेट है वो सिर्फ देखता है, राइट, पहले ऑब्जर्व करता है। उसके बाद जब ऑब्जर्वेशन पूरा हो जाता है तो फिर जो ऑब्जर्वर है वो क्या करता है, काम करके दिखाता है और मास्टर वर्कर ऑब्जर्वर बन जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब जैसे आप देखा हो कभी कभी आप कभी बाल कटवाने के लिए जाते हो, है ना, सैलून पे जाते हो, तो एक बच्चा वहाँ पे रखा है, छोटू, जैसे हम बोलते हैं छोटू रखा हुआ है, भाई छोटू कैंची लेकर आ, छोटू पानी भर दे। ये क्या है, एक बंदा जो क्या कर रहा है, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए आया है, वो ये देख रहा है कि बाल कैसे काटे जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कहलाता है। जब कारपेंटर हमारे यहाँ पे आता है तो कारपेंटर एक अपना बच्चा ले आता है संग में, या कोई छोटा सा लड़का ले आता है, हेल्पर ले आता है। वो हेल्पर कौन है, वो एक ऑब्जर्वर है, वो सिर्फ देख रहा है कि कैसे कटिंग होती है, कैसे फर्नीचर बनता है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप देख रहे हो किसका है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट है, राइट। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, जो हमारा सुपरवाइजर है, राइट, हमने बोल दिया भाई, सुपरवाइजर को बताया कि भाई ये नया एम्प्लॉय आया है, इसको सुपरवाइज करो, इसको बताओ कैसे कैसे काम करना है। तो सुपरवाइजर क्या करेगा, आपको काम बताएगा, भाई ऐसे ऐसे काम करना है आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वो आपको सुपरवाइज करेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कोचिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, कोचिंग बोलते हैं। फिर इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूरिंग द एजुकेशन टाइम, जो एजुकेशन लर्निंग के टाइम पर आपको क्या कर दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप जब चले जाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। आफ्टर दैट वी हैव जॉब रोटेशन। जब किसी एम्प्लॉय को ओवरऑल डेवलपमेंट देना होता है, हर जॉब का थोड़ा थोड़ा नॉलेज उसको प्रोवाइड करनी होती है, तो हम उसे जॉब रोटेशन कराते हैं। जैसे पहले परचेज में था, फिर प्रोडक्शन में भेज दिया, प्रोडक्शन के बाद सेल्स में भेज दिया, सेल्स के बाद से प्रोडक्शन में भेज दिया। तो ये क्या है, ये रोटेशन, जो गोल 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 रोटेशन आपने कराया है उससे क्या हो जाएगा, वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, इसे हम जॉब रोटेशन कहते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, मतलब क्लास जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब आप सीख कर आते हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ही जिसने सेटअप कर रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही, जहाँ पर मशीन्स बहुत सोफिस्टिकेटेड होती हैं, तो वहाँ पर हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें वेस्टिबल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर आना चाहिए, ये आएगा।
और इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर आना चाहिए। ये दो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको और ढंग से कर लीजिएगा। आफ्टर दैट क्लासरूम लेक्चर, सबसे पहले क्लासरूम लेक्चर्स की बात करते हैं। ये जनरली फोकस करते हैं आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए नहीं। जब आपकी स्किल्स को नहीं अपग्रेड कर रहे हैं, आपकी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासरूम लेक्चर्स कहते हैं। मतलब जैसे आप सपोज करो आप कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो आपको कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए कोई स्किल्स तो नहीं चाहिए होंगे ना, आपको क्या चाहिए होगा, आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, आपकी नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासरूम लेक्चर्स का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव केस स्टडी, मतलब अपने वर्कर्स को प्रैक्टिकल स्किल्स से मैच कराना, उनको अपग्रेड कराना, उनको अपडेट करना कि भाई देखो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम काम करते हैं, और अगर जब आप काम करोगे और ये प्रॉब्लम जब आपको सामने आएंगी तो क्या आप उसको अच्छे से फुलफिल कर पाओगे, और आपका क्राइटेरिया क्या होगा, आपका उसके लिए बिहेवियर क्या होगा, आपका उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सब जानना क्या कहलाता है, हमारा केस स्टडी कहलाता है। कंप्यूटर मॉडलिंग, आजकल बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऐसे आ चुके हैं कि जहाँ पर आपको कंप्यूटर में ही सब कुछ करा दिया जाएगा। जैसे अभी एक्चुअली में हमारे यहाँ पे जब ऑनलाइन टीचिंग चल रहा था, जब आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे थे, तो केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं, ये जो प्रैक्टिकल वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, वो कैसे कर रहे थे। तो एक सॉफ्टवेयर आप लोगों को भेजा गया था, और सॉफ्टवेयर में क्या करते थे, जैसे सपोज करो आपको ये चेक करना है, सपोज अनियन पील चेक करना है, तो सबसे पहले उसमें आपको दिखा रहे हैं कि आपको एक अनियन लेना है, उस अनियन का एक छोटा सा पीस काटना है। तो आपने क्लिक किया, उसका पीस कट के आ गया, उस पीस में से एक आपको व्हाइट कलर वाली जो पन्नी है उसको निकालनी है, अनियन के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट सा पॉलिथीन टाइप होता है ना, उसको निकालना है। तो वो सब कुछ कंप्यूटर मॉडलिंग पे सेट है। यही इसे बोलते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग, जहां पर हम पहले वर्कर को फ्रेंडली बनाते हैं उस पर्टिकुलर जॉब से, कि जहां वो काम करने वाला है उससे पता हो जाए कि ये स्टेप उसको फॉलो करने हैं, राइट। और नेक्स्ट है वेस्टिबल ट्रेनिंग, जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहां मशीन्स बहुत सोफिस्टिकेटेड होती हैं या फिर रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उस समय पर हम कोई चांस नहीं ले सकते कि हम उसको वहीं पे सिखाएं। अगर वो गलत बना देगा तो नुकसान हो जाएगा ना, या फिर मशीन खराब होने का डर भी रहता है ना। इसलिए हम एग्जैक्ट सेम प्लेस पर, डुप्लीकेट लोकेशन पर उसको लेके जाते हैं, इसको हम डमी मॉडल कहते हैं। उस डमी मॉडल पर उससे वर्क कराते हैं, और जब वो डमी मॉडल पे अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे गेन कर लेता है, उसके बाद हम उसे कहाँ पे भेजते हैं, नॉर्मल जॉब पर भेजते हैं। इसे हम बोलते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड द लास्ट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, मतलब बड़े से काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना और हर को इंटरनली बहुत ही डीपली नो करना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। हाँ, कुछ दिख रहा है सबको, सर ये क्या लिखा हुआ है, राधे राधे, ये क्या होता है सर? देखो बहुत सिंपल सी बात है। इफ वी आर सेइंग दैट कि डायरेक्टिंग का मतलब, मैं कहता हूँ डायरेक्टिंग का मतलब है राधे राधे, है ना। अब सर बोलोगे सर राधे राधे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या 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 रहे हो। देखो बहुत सिंपल सी बात, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, दिस इज कॉम्बिनेशन एंड मेक इट डायरेक्टिंग। Directing means directions. Whenever we are in trouble or whenever we are in confusion, we are asking the God, please provide us a way how to overcome these problems. We are saying that राह दे, है ना। जस्ट राधे राधे को अगर स्लोली बोलें तो इट बिकम्स राह दे मीन्स राह दे, मतलब जो एक ऐसा बंदा जो हम एक सुपरवाइजर अपने सुबॉर्डिनेट को कह रहा है, एक सुबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को कह रहा है कि उनको रास्ता बताओ, उनको तरीका बताओ किस तरीके से वर्क को अकम्प्लिश किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, राइट। तो डायरेक्टिंग मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 words: इंस्पायरिंग, गाइडिंग, सुपरविजन एंड मोटिवेटिंग द वर्कर्स टू वर्क हार्ड इज नोन एज डायरेक्टिंग, राइट। So here we have the first called motivation. Motivation का मतलब in stimulating someone to work in a desired manner. So this is what motivation. So motivation में एक थ्योरी हमको मिली थी जिसको हम मोटिवेशन थ्योरी के नाम से बोलते हैं, या फिर मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो 1943 में इन्होंने हमको दी थी।
इनके हिसाब से इन्होंने एक लाइफ को कुछ कैटेगराइज, कुछ पार्ट्स में, हिरार्की में लगाया है। दैट हिरार्की मीन्स एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाया है कि इनका कहना है कि हर किसी बंदे की नीड पहले सबसे बेसिक नीड आती है, फिर जब वो फुलफिल हो जाती है तो दूसरी नीड पे जाते हैं। इस तरीके से हिरार्की में हमारी नीड्स आती हैं। तो क्या क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, दैट इज कॉल्ड सैलरी, राइट। सो इट इज कॉल्ड द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। किसी भी इंसान की सबसे पहली नीड यही होती है, और जब ये नीड पूरी हो जाती है तब हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का मतलब क्या है? जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, मीन्स हमारी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकेंड रिक्वायरमेंट पे जा रहे हैं जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, कि हमको हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना है तो हमको क्या मिलना चाहिए? पेंशन मिलना चाहिए, हमें जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो हमें जॉब से नहीं हटाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द सोशल नीड्स। सोशल नीड का मतलब है समाज में आपका लव, अफेक्शन, मतलब इन सोसाइटी योर लव, योर अफेक्शन, योर रिलेशनशिप विद द पीपल्स इन द सोसाइटी इज नोन एज सोशल नीड्स। इट इज ओनली अराइजेस व्हेन दीज टू नीड्स कंप्लीटेड। देखो, जब आपका बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तभी तो आप समाज में कोशिश करते हो, बैठने की कोशिश करते हो, लोगों के संग बात करते हो, रिलेशन डेवलप करते हो, तो इट इज कॉल्ड सोशल नीड्स। आफ्टर दीज थ्री नीड्स completed, we have the next need called esteem need. And what is that esteem need? Esteem need means that the need is called status वाली नीड, मतलब अब हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो गई हैं, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? अपने स्टेटस को डेवलप कर रहे हैं, कि जैसे लाइक आई हैव BMW और ऑडी, तो दिस टाइप ऑफ स्टेटस सिंबल्स को हम लोग को डेवलप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टीम नीड्स बोलते हैं। और जिसकी ये चारों नीड्स पूरी हो जाती हैं वो पहुंचता है पांचवी नीड्स पर, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कौन सी नीड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बहुत रेयर लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। जनरली दादाजी सुना होगा, बस इसका मुंह और देख लूँ फिर भगवान उठा ले तो कोई बात नहीं, इसकी शादी और देख लूँ फिर भगवान उठा ले तो कोई बात नहीं, है ना? ऐसा होता है ना। ये क्या है कि एक पर्टिकुलर लाइफ का मिशन था, पूरी लाइफ के सारे मिशन कंप्लीट हो गए, अब उन्होंने बोला कि एक लास्ट मिशन और है, ये और हो जाए, तो वो हो नहीं पाता, उससे पहले वो निकल लेते हैं। तो दैट बेसिकली होता क्या है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, इट इज़ कॉल्ड, कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा गांधी का, उनकी लाइफ का जो मेन एम था वो था हमारा इंडिपेंडेंस। उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट कराया और उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर पहुंच चुके थे। मतलब ऐसी नीड्स जहाँ पर सबसे लास्ट नीड, जब हम ये कह सकते हैं कि हमारी सारी नीड्स पूरी हो गई, अब भगवान उठाना चाहे तो उठा ले, राइट। सो दिस इज कॉल्ड Maslow's need of hierarchy. Along with that, we have financial, non-financial incentives over there, and as a part of motivation. So there are two type of motivations we have. One is for the financial motivation, and another is for the non-financial motivation. So some peoples are motivating with non-financial motivations and some peoples are motivating with financial motivations. तो financial motivation का मतलब है ऐसे लोग जो पैसों से कुछ अच्छा फील करते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनको फाइनेंशियल मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। और जिनको जो नॉर्मल तरीके से, मतलब उनको सपोज करो मैंने लाइक फॉर एग्जांपल उनके लिए क्लैपिंग करा दी, राइट, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, ये सब नॉन फाइनेंशियल है। लेकिन यहाँ पे बोनस दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया, उनका सैलरी इंक्रीज कर दिया, ये सब क्या है? फाइनेंशियल मोटिवेशन है, राइट। तो दीज टाइप ऑफ मोटिवेशंस और इंसेंटिव्स वी हैव टू एनकरेज, टू इंस्पायर, टू स्टिमुलेटिंग द पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन अ डायरेक्ट, इन अ राइट मैनर। After that we have leadership styles, but along with that, what is leadership? Leadership means the influencing behavior, right? To take the work from your employees, right? एक ऐसा behavior होना चाहिए जिससे कि आप अपने employees से work ले सकते हो। Influencing behavior इसको हम बोलते हैं। So leadership style 3 types की होती हैं, autocratic, democratic और laissez-faire। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल कौन सी होती है? जहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, जहाँ पे सारी की सारी पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास में होगी, राइट। जहाँ पे किसी के पास कोई राइट नहीं है, सब लोग सिर्फ क्या करेंगे? एक डिक्टेटरशिप चलेगी जहाँ पे सब लोग उसको फॉलो करेंगे। वी से दैट ऑटोक्रेटिक। हिटलर का एग्जांपल दे सकते हैं हम यहाँ पे। किसका? हिटलर का। हिटलर जैसे थे ना, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक स्टाइल, वो फॉलो करते थे। फिर आता है डेमोक्रेटिक स्टाइल और पार्टिसिपेटिव। जब भी कोई काम होगा सबको लेके संग में लेके चलोगे, सबसे पूछ के काम करोगे, उनसे बोलोगे हाँ आप भी अपने आइडियाज़ दो, हमें बताओ कैसे काम होगा, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। सबको क्या दे दिया?
आपने रिलैक्सेशन दिया कि वो भी अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं, वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं और आपको सजेशन भी दे सकते हैं, राइट। और आप भी जो डिसीजन लोगे वो उनसे पूछ कर लोगे। आफ्टर दैट वी हैव लेजी स्फीयर, दिस इज द बेस्ट स्टाइल। फ्री कर दिया सबको कि भाई सबको अथॉरिटी बांट दी गई कि आपके पास इतनी अथॉरिटीज बांट दी गई हैं, सारा का सब कुछ अपना जो पार्ट था वो डेलीगेट कर दिया और अब यहाँ पे एम्प्लॉइज अपने हिसाब से वर्क करेंगे, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करेंगे। दैट इज कॉल्ड लेजी स्फीयर स्टाइल, राइट। आफ्टर दैट वी हैव क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? तो एक लीडर शुड बी अ वेरी नाइस पर्सनालिटी, वी से दैट अ फिजिकल फीचर, उसका एक अच्छा सा फिजिकल फीचर होना चाहिए। अब एक छोटे से बच्चे को हम लीडर नहीं बना सकते ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग दैट नरेंद्र मोदी, तो इट शुड बी अ हाई ग्रेट पर्सनालिटी। उनके क्या है, एक पर्सनालिटी है अपने आप में, राइट। सिमिलरली अगर हम किसी छोटे से बच्चे को, या फिर मैं अगर किसी एग्जाम्पल मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर है जो एक छोटा सा एक्टर नहीं है जो बहुत कॉमेडी करता है, तो अगर उसको वहाँ पे बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो वो लीडरशिप कर पाएगा? नहीं कर भी पाएगा तो हम समझेंगे ना भाई ये क्या है, छोटा सा ये कौन आ गया, है ना। तो एक फिजिकल फीचर, एक अच्छा सा फिजिकल फीचर होना चाहिए। इट शुड बी अ टॉल हाइटेड एंड इट शुड बी बोल्ड इनफ और इट शुड बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, राइट, सो दैट कि एक लीडरशिप स्टाइल को फील होता हो कि हाँ दैट इज कॉल्ड ये लीडर है, हमें इसे सुनना पड़ेगा, है ना, डर लगता हो जिससे, राइट। नेक्स्ट नॉलेज, उसके पास ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। जो भी वो काम कर रहा है, जिसका भी लीडर वो बना हुआ है, उसके पास उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। वो ये ना कहे कि पूछ के बताऊंगा, नहीं, उसके पास वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। दैट वी से दैट लीडरशिप की क्वालिटी। आफ्टर दैट इंटीग्रिटी, वो सबको इकट्ठा करके चलता हो, भाईचारा बना के चलता हो, लड़ाइयाँ ना करवाता हो, सबको एक साथ लेके चलता हो, ग्रुप एक्टिविटी क्रिएट करता हो। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, उसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही है जो टॉप मैनेजमेंट के जो भी रूल्स हैं या जो भी ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कहाँ तक पहुँचाएगा, लोअर तक। तो अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं होगा तो कुछ और समझ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन स्किल, और लीडरशिप के पास एक मोटिवेशन स्किल होनी चाहिए। किसको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे काम कराना है, ये उसको पता होना चाहिए ना, तभी तो पता होगा तो उसके पास मोटिवेशन स्किल्स होंगी, राइट। तो दीज आर द 5 क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। आफ्टर दैट वी आर कमिंग फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है जहां पर हम एक हिरार्की को फॉलो करते हैं, सिस्टमैटिक स्केलर चेन को फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। जैसे वर्टिकल कम्युनिकेशन, राइट। But similarly, if we are saying that for the informal communication, where the communication is not doing in a hierarchy form in a scalar chain, it should be in grapevine communication, zigzag communication हो रहा है, जिसका जैसा मन चाह रहे हो काम कर बात कर सकता है, that is called informal communication, right? Along with that, we have some elements, process of communication. First is we have sender. Sender is the person who sends the message. In message, what is message? Message is a content, कि आपके कंटेंट क्या भेज रहे हो आप, वो एनकोडिंग जो आपकी लैंग्वेज को सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। मीडिया, जिसके थ्रू द पाथ by which your message is transmitted. After the decoding, जिसके उसके रिसीवर के पास पहुंचने से पहले वो हमारी जो सिग्नल्स में जो कन्वर्ट हुआ था मैसेज, अब वापस से सिग्नल किस में कन्वर्ट होंगे, मैसेज में कन्वर्ट होंगे। एंड आफ्टर दैट रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा और फिर फीडबैक देगा, उसे कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। एंड आफ्टर दैट नॉइज इज द इंटरप्शन बिटवीन योर मैसेजेस, कि कभी कभी क्या होता है मैंने कुछ बोला कुछ और उसमें कुछ समझ कुछ और लिया, तो ये क्या हो गया, इंटरप्शन हो गया बीच में, राइट, कनेक्शन हो गया बीच में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज। अलॉन्ग विद दैट दिस एंटायर चैप्टर इज दिस लाइक ओनली, और डायरेक्टिंग में उसके अलावा कुछ नहीं करना, इतना कर लिया बहुत है आपके लिए। और अब इसके बाद थोड़ा बहुत अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो लास्ट में एक बारी जो हमारा जो डेफिनेशंस वाले पार्ट है, जैसे इसका फीचर वाला पार्ट हो गया है ना, जो प्रिंसिपल वाला पार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। और बाकी इनफ है, ये इतना कर लो बहुत है आपके लिए, क्योंकि जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का आने वाला है। और गारंटीड बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 टॉपिक कर लो इस चैप्टर से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से सिर्फ 3 टॉपिक कर लो और 5 नंबर पक्के।
Right. So what are those 5 marks that you have to score in your board exams just by simply seeing 3 topics, by simply learning 3 topics, by simply understanding 3 topics? That is called consumer rights. Second, redressal agencies, and third, responsibilities or duties of consumers. Right? सो ये जो हमारे पास बेसिक 3 टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनमें से डेफिनेटली आई एम श्योरिंग यू दैट वन क्वेश्चन इज कंपल्सरीली कमिंग इन योर पार्ट एंड यू सी दैट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इज योर्स. राइट. सो जस्ट स्टार्टिंग दिस. राइट. स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू वंस अगेन, प्लीज इफ स्टिल यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब इट and comment it, and also like and share your videos, share my videos, your videos to your friends so that they can also take the advantage of it. right? चलो आज का एक वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसके पूरे हो जाने पर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हमारे कंपलसरी पक्के हो जाते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 5 नंबर का चैप्टर है और जो 3 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 3 टॉपिक्स अगर अच्छे से कर लोगे तो वो सब कुछ से कुछ बाहर आना ही नहीं है. क्या क्या है वो 3 टॉपिक, आइए बात करते हैं. सबसे पहला है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर के राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो कंज्यूमर को 6 राइट्स मिले हुए हैं. किसने दिए 6 राइट्स? दिस इज कोपरा 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सो विच एक्ट वी आर फॉलोइंग? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप पर कि सर ये बताओ कि 2019 में जो चेंजेस हुए हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें बता रहे हैं, क्या करना क्या है? तो मैं आपको फाइनली बोल रहा हूँ, मैंने आपको डे 1 में बोला था कि आपको इधर उधर झांकने की जरूरत ही नहीं है. नो नीड टू सी इन द बुक्स एनी, यू जस्ट सी द वीडियोज. व्हाट द कंटेंट आई एम शोइंग यू, दैट सिंपली it is updated content from latest NCERT. so you didn't feel that कि अभी आपको डाउट है कौन सा ईयर लगने वाला है, क्या क्या प्रोविजंस थे. नो, it is compulsorily that the topic is updated topics I am just taking here. so it's very easy कि हम लोग 6 consumer rights को हम पढ़ सकते हैं. but before that I am just telling you Consumer Protection Act 2019 we are following. right? So according to that we have 6 rights. हमारे पास कितने राइट्स हैं? कंज्यूमर को कितने राइट मिले हुए हैं? कंज्यूमर के पास 6 राइट्स हैं. राइट. सो व्हाट आर दोज राइट्स? फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल एंड राइट कंज्यूमर एजुकेशन. सो टोटल वी हैव 6 राइट्स. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल दीज 6 राइट्स. What are those? एक बार याद करते हैं वापस में एक साथ जल्दी से. क्या सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू सेफ्टी, देन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू बी हियर्ड और लास्ट है कंज्यूमर एजुकेशन. सो वी हैव टोटल 6 राइट्स गिवन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. राइट. सो अब देखो ये होता क्या है राइट टू सेफ्टी. राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? राइट टू सेफ्टी कहता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैजार्डियस हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए, उससे हमें अपने आप को सेफ रखना है. और अगर हमें कोई हार्म होता है तो हमारे लिए एक और प्रिंसिपल बनाया गया है, एक और राइट है जिसका हम आगे यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा. लेकिन राइट टू सेफ्टी में क्या है कि जो भी गुड्स आप यूज़ कर रहे हो इट शुड नॉट बी हैजार्डियस टू योर लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी. Second is right to be informed. Informed, what does it mean? It's mean that कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज़ हुए हैं, जो उसका एक्सपायरी डेट है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एज वेल एज उसमें जो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो सब कुछ आपको बताने की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर कंपनी की बनती है. इसे हम बोलते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. आफ्टर दैट वी हैव राइट टू चूज. व्हेन आई एम गोइंग टू अ मार्केट and just I am seeing that there are a lot of variety of products available for the same particular commodity of a large variety of brands. So is there any consumer seller forces me? No, you have to buy this. ऐसा कभी होता है? भाई इसे नहीं खरीदा ना जेल में भिजवा दूंगा, पकड़ लूंगा यहीं पर ही, दुकान पर बैठा के रख लूंगा. कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना. क्यों?
क्योंकि हमारे पास एक राइट है, राइट टू चूज। आपको अपने हिसाब से कोई प्रोडक्ट को चूज करना है, कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा कि यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज करना है। मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, शायद आप सब लोगों ने देखा होगा, एडवर्टीजमेंट आता था, एक छोटा सा बच्चा था जो कहता था सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, 1 किलो निरमा शुद्ध नमक देना। तो अब वो कोई और नमक देता है तो कहते हैं निरमा शुद्ध नमक नहीं समझते, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास राइट टू चूज का अधिकार है। मैं जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूं वो प्रोडक्ट मुझे मिलना चाहिए। वॉट एवर द प्रोडक्ट आई नीड, आई वॉन्ट टू, वॉट द प्रोडक्ट आई वॉन्ट, इट शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड बाय एनीवन टू मी। आई एम फ्री टू बाय एनी प्रोडक्ट from the seller, right? So next is right to be heard. Means if you feel that there is an exploitation of yours while using a particular product, right, or a commodity, so you are free to file a case against that particular company or a seller, that shopkeeper. So it should be a right to be heard. After that, right to seek redressal. What is that? It is that related to compensation, consideration or exchanging. Means suppose you are purchasing a product, right, and you see that the product is not healthy for you, or it should be a very we say that a very bad taste of it. It should be a smell was coming from this, or it should not be like what it is written over there. So you are going to shop again and exchange that product from the shopkeeper. So in that, if you are buying it, अगर आपने बाय कर लिया है और आपने कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, या फिर वो कोई कंसिडरेशन देगा, कोई कंपनसेशन देगा अगर आपको नुकसान भी हुआ है तो। वी से दैट राइट टू रेड्रेसल। एंड द लास्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एंड व्हाट इज दैट कंज्यूमर एजुकेशन? इसे क्या बोलते हैं? दैट वी हैव टू अवेयर आवर कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स, right, so that they can be aware about what they have to do in the market, what have the different rights they have, and what are the responsibilities of consumer. It is all called rights of consumer. So what are the different rights of the consumer? Total we have 6 rights. The first is right to safety, then right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education. The total we have how many rights? 6 rights. Okay. Now let us come towards the redressal agencies. I am just telling it should be a very important concept. Really, literally this is very important. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब ये समझ लीजिए, दोनों जो तीनों टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सुपर से ऊपर है कि ये तो आने ही आने हैं। कोई एक टॉपिक इसमें से पक्का कंफर्म 100% इसमें से आएगा ही आएगा। सिर्फ ये 3 टॉपिक ढंग से कर लोगे ना, पूरे 5 नंबर आपके। सो लेट अस स्टार्ट रेड्रेसल एजेंसीज। बहुत डाउट है बच्चों को इसके ऊपर, सर समझ ही नहीं आ रहा। अलग अलग बुक्स में हमने सैम्पल पेपर्स खरीदे हैं, किसी में 30 बोल रहा है, किसी में 30 बोल रहा है, किसी में 45 बोल रहा है। सर कुछ भी समझ नहीं, किसी में 20 लाख बोल रहा है, किसी में 10 करोड़ बोल रहा है, किसी में 1 करोड़ बोल रहा है। सर एक्चुअली क्या है? तो देखो भाई, रेड्रेसल एजेंसीज तो आने ही आने बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, राइट। तो इसको बिल्कुल क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है आपके लिए, राइट, कि मैं आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जो बोल रहा हूँ सिर्फ यही आपको लिख कर आना है। ये क्या है, 100% श्योर है कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से यही राइट आंसर है, राइट। तो देखिए हमारे पास रेड्रेसल एजेंसीज मतलब when we are exploited by a consumer, by a supplier or by a shopkeeper or by a company, what the goods produced. So here we have some options. Here we have some options to file a case against them, right? So what are those options we have? So we have 3 forums. We have 3 consumer forums. The first is district forum, the second is state commission, and the third is national commission. So we have 3 commissions. First is district forum, second is state commission, and third is national commission. So अब आप क्या किसी भी कमीशन में जा सकते हो? नहीं। तो सर कैसे जाना होगा? कोई क्राइटेरिया है? हाँ बिल्कुल। और अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या करूँगा? इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए आइए देखते हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में बोला है एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर लोग होंगे, मतलब एक प्रेसिडेंट कंपलसरी है और 2 अदर लोग होंगे।
इनको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एक प्रेसिडेंट होगा, 2 अदर लोग होंगे, और जो 2 अदर लोग होंगे उसमें से एक वुमेन का होना कंपलसरी है। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट है इट शुड बी अ रिटायर्ड और अ वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। रिटायर्ड और अ वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस में आएगा? प्रेसिडेंट में आएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से केसेस लिए जाएंगे? 0 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपीस तक। 1 करोड़ रुपए तक का जो भी एक्सप्लॉयटेशन आपका हुआ है, जो कंपनसेशन आपको रिक्वायर्ड है, जो कंसिडरेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको अपना फाइल कहाँ पे करनी होगी? डिस्ट्रिक्ट फोरम में करना होगा। आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट कौन अपॉइंट करता है इनको? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और अगर सपोज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर मैं जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, देन दे गिव मी 45 डेज। ये मुझे 45 डेज प्रोवाइड करते हैं, और 45 डेज के अंदर अंदर विद इन 45 डेज आई हैव टू रिपोर्ट टू स्टेट कमीशन, आई हैव टू कंप्लेन अ फाइल टू स्टेट कमीशन, राइट। सो स्टेट कमीशन क्या है? 1 प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स। यहाँ पर क्या है? 1 प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स। अब प्रेसिडेंट, हु इज प्रेसिडेंट? सो हियर it is very compulsory that president should be a retired or a working judge of high court. There is a compulsion that the president should be a retired or a working judge of high court which is appointed by state government. कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। 4 अदर मेंबर्स में से 1 शुड बी अ वुमेन, इट इज कंपलसरी। क्या एक वुमेन का होना क्या है? कंपलसरी है। अलॉन्ग विद दैट कितना का जो एक्सप्लॉयटेशन है, कितना जो एरिया वो कवर अप करती है? 1 करोड़ टू 10 करोड़। 1 करोड़ टू 10 करोड़, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जो भी लॉस आपको हुआ है, क्या जो भी लॉस आपको हुआ है वो सारी फाइल कहाँ फाइल होंगी? सारी की सारी स्टेट कमीशन में जाकर होंगी, राइट। और यहाँ पर अगर आप स्टेट कमीशन के जजमेंट से एग्री नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, देन विद इन 30 डेज यू आर गोइंग टू नेशनल कमीशन। तो विद इन 30 डेज आप कहाँ जा सकते हो? नेशनल कमीशन में जा सकते हो। बट नेशनल कमीशन क्या है? 1 प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स, सेम एज दिस, but there is criteria of president. The president should be a retired or a working judge of Supreme Court. A president should be a retired or a working judge of Supreme Court, plus 4 other members. Out of that, 1 woman should be compulsory, right? 1 woman should be compulsory. Along with that, more than 10 crore means whatever the consideration is required by a person, so it should be more than 10 crore. तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान आपको हुआ है, कंपनसेशन रिक्वायर्ड है, तो आप कहाँ पे फाइल करोगे? नेशनल कमीशन में। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो हमारा प्रेसिडेंट है या 4 अदर मेंबर्स, उनको कौन अपॉइंट करता है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू अपॉइंट टू whom? Central government appoints the person of national commission. Along with that, if you are not satisfied with the judgment of national commission, sir अब भी कहीं है क्या कोई जगह? yes बिल्कुल है, it is supreme court, है ना। लास्ट दरवाजा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का। if you are not satisfied with the judgment of national commission, then you are free to go with the supreme court within the 30 days of the judgment which is announced by the national commission, right। अब देखो इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। 4 अदर मेंबर्स वाला, यहाँ पे 4 अदर मेंबर्स हैं, लेकिन दिस इज अपडेटेड 1, ये अपडेटेड 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब अगर आपके दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, तो अब हमें जाना है हमारे थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। देखो, आपको राइट्स मिले, गवर्नमेंट ने आपको राइट्स दिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आपको राइट्स दिए, लेकिन क्या उन राइट्स से गलत फ़ायदा तो नहीं आप उठा रहे, है ना। उसके लिए हमारे पास ड्यूटीज़ हैं कि भाई आपको ये चीज़ों को फॉलो करना होगा, तभी आप ऐसी कुछ भी चीज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द फर्स्ट ड्यूटी दैट वी आर सीइंग दैट बी अवेयर अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको अवेयर होना है। ये नहीं एक होता है ना, जहाँ पे भीड़ जा रही है बस हम वहीं पर ही जाएंगे, जो भीड़ खा रही है हम भी वही खाएंगे। नो, इट शुड बी कि जो वेराइटीज़ अलग अलग अवेलेबल हैं आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मेक इंटेलिजेंट चॉइस। क्या चॉइस होना चाहिए? इंटेलिजेंट चॉइस होनी चाहिए। इट शुड बी कि लाइक एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है। लर्न अबाउट द रिस्क रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, कोई परचेज कर रहे हो, तो यू हैव टू फाइंड दैट, फोकस ऑन दैट इट
it should be risk free, or whatever the risk is related to that, what are the side effects related to that product, you should be knowing about that, कि इसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के खाने के बाद या फिर इसको लगाने के बाद ये साइड इफेक्ट्स होंगे, ये आपको पता होने चाहिए, पता कर लेने चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज लुक फॉर द क्वालिटी मार्क, हमेशा क्वालिटी मार्क देखकर ही प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे हनी जब हम खरीदते हैं, इट शुड बी एग मार्क साइन, उसमें क्या होना चाहिए, एग मार्क का सिंबल होना चाहिए, राइट। अगर गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो इट शुड बी ऑफ हॉलमार्क साइन, उसमें किसका साइन होना चाहिए, हॉलमार्क का साइन होना चाहिए। ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो उसमें किसका साइन होना चाहिए, ISI का मार्क होना चाहिए। तो इट शुड बी कि यू हैव टू बिकम इंटेलिजेंट कंज्यूमर, so if you are becoming intelligent consumer, then you have to see that there should be a quality mark on your product. After that, ask for cash memo always. You always have to ask cash memo from the shopkeeper, because if you are not asking this cash memo, then there is no evidence of yours that you are able to complain a file over there. So be sure that whenever you are purchasing any product from the consumer, from the shopkeeper or from any shop or a mall, you don't forget to take the cash memo of that particular commodity, right? And the last is ensure a fair deal, और always say that कि कभी भी टैक्स बचाने के चक्कर में भाई ऐसा कर बिल मत काट, ऐसे दे दे, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू नॉट सपोज टू डू इट, राइट, क्योंकि दिस इज नॉट फेयर, इट इज़ इलीगल। एंड इफ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ इलीगल थिंग्स, देन हाउ दैट दीज राइट्स आर फॉर यू, ये कैसे राइट्स आपके हुए, तो दीज आर राइट्स ओनली व्हेन यू आर लीगल, जब आप खुद लीगल हो, राइट। उसके बाद ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही सिर्फ कर लेना है चैप्टर में से, बट स्टिल आई एम जस्ट शोइंग यू। देखिए अब हमारे पास क्वालिटी मार्क ऑफ इंडिया है और संग में लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर है। इट शुड ऑल्सो बी रीड बाय यू, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। इट शुड बी बहुत कम चांसेस बनते हैं, बट स्टिल इसको भी एक बार देख लेना। बट फिर बोल रहा हूँ, इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक पक्का आने वाला है, ध्यान से देख लेना। संग में मैंने 2 एडिशनल टॉपिक्स दिए हैं, इसको भी एक बार टाइम मिले तो ज़रूर देख लेना, राइट। स्टिल अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो। कल हमारी लाइव क्लास में आप आइए, सब लोग नाइट टाइम पे हम लोग लाइव क्लास में आएंगे, कोशिश करूँगा हम लोग आफ्टरनून में भी आ जाएँ। एंड बी श्योर कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, मैं सारा का सारा कवर अप कर दूंगा। एज टुमारो इज संडे, तो आई हैव लॉट ऑफ टाइम प्रिपेयरिंग ऑल द वीडियोज़ फॉर ऑल द चैप्टर्स। और लास्ट में एक 1 शॉट जरूर आने वाला है हमारा, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिकैप्चुलेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, तो वो रिकैप्चुलेशन भी होगा। और आई होप कि जो मैंने वीडियोस आपको भेजी हैं, उनको कान में लगाकर रात को सो रहे होंगे आप, उसको सुन रहे होंगे, जिससे कि आपको अच्छा सा टेंशन गेन हो और आप रिकैप्चुलेट आराम से कर पाओगे, राइट। और यही एक बेस्ट मैथड है। अभी आप देख रहे हो मैंने इतनी सारी ड्राइंग्स क्यों बनाई है ना, तो इट शुड बी, ये प्रेजेंटेशन है आपका आपकी कॉपी पर, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है। जैसे आप सपोज करो राइट कंज्यूमर राइट्स आ गए, तो पहले आपने दिस टाइप ऑफ थिंग्स ऐसे एक्टिविटी क्रिएट कर दी, तो इट शुड बी कि ये क्या हो गया, पूरा का पूरा स्पेस जो है ऑक्यूपाई हो गया। आफ्टर दैट यू आर स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दीज राइट्स, सो इट शुड बी टेकिंग 1 पेज और 1.5 पेज, राइट। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि CBSE कहता है कि 1.5 2 पेज के आंसर लिखो, नहीं, वो कभी नहीं कहता। वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखने, लेकिन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ही नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है तो 5 पॉइंट लिख देने। बट स्टिल आई एम सेइंग दैट कि इट शुड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट टू द चेकर को पॉजिटिव इफेक्ट डालता है इफ़ यू आर मेकिंग दिस बाय योर ओन। हम लोग बात करने वाले हैं मनी मार्केट, और बेसिकली मनी मार्केट में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। सो देखो भाई, अब क्या है कि अब मैं राइटिंग को तो नहीं देख रहा हूँ, है ना, अब मुझे सिर्फ समझाना है आप लोगों को। तो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। some students telling me, sir, please dub your all videos in English also. So I just take both the languages together, हिंदी भी और इंग्लिश भी, हम दोनों लेके चलेंगे संग में, ठीक है। So today we are going to start with instruments of money market. Guaranteed मुझसे लिखवा लो, इसमें से एक तो पक्का आना ही आना है, मैं बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लो मेरी बात को। फिर वहाँ पे जाने के बाद, एग्जाम देने के बाद मुझे बोलिएगा कि सर आपने बोला था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आएंगे, वो तो नहीं आए, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट कंपल्सरीली कोई एक आएगा ही आएगा, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन बनकर आएगा, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है।
देखो हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या है, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है ना। तो 2 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन है उनमें से 2 तो नॉर्मल और 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सिमिलरली जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें से 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें से भी 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एज यू नोज कि बिजनेस स्टडीज एग्जाम हमेशा केस बेस्ड आता है, तो इस बार भी केस बेस्ड ही आना है, राइट। तो आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस आर ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको समझना भी है और लर्न भी करना है। और लर्न इस समय कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, स्ट्रैटेजी बताई थी। अभी पहले पूरी वीडियो को ढंग से देख लो और सोते वक्त एक बार उसको वीडियो को अपने ईयरफोन्स को कान में लगा के उसको सुन लीजिएगा, सुनते सुनते सो जाइएगा। दैट इज व्हाट कि वो आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगी और जब एग्जाम आएगा तो आप आराम से उसके बारे में लिख सकते हो। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा टी बिल। कौन सा बिल? टी बिल, जिसे हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट विद टी बिल। अब देखो ये टी बिल इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मुझे लगता है शायद टी बिल ही आने वाला है ना। लेकिन मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो पांचों में से कोई भी एक आ सकता है। टोटल वी हैव 5 इंस्ट्रूमेंट्स। टोटल वी हैव हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स? 5 इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग टी बिल, then we are going for commercial paper CP, and then third we are taking call money, fourth we are taking certificate of deposit, and fifth we are taking commercial bill, right? So don't be get tensed about anything, all the tensions just give it to me, as I am just exam is yours, and what work hard is done by me for you only, है ना, आप ही के तो कर रहा हूँ। तो अब आपका क्या बनता है, आपकी तरफ से मुझे क्या मिलना चाहिए? सब्सक्राइब मिलना चाहिए, है ना, लाइक मिलना चाहिए और कमेंट भी प्लीज़। देखो कमेंट करते हो ना तो एक दिल को सुकून मिलता है भाई, इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक कमेंट आता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ राइट कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्या क्या टॉपिक जल्दी से चाहिए, उसके बारे में मैं आपकी वीडियोस बना दूंगा। लाइव सेशंस को लेना मत भूलिएगा, रेगुलरली मैं लाइव सेशंस लूंगा जिससे कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैं सही कर पाऊंगा, राइट। तो अभी हम लोग बात करते हैं टी बिल की। अब आप बोलोगे सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, स्टार्ट करो ना। हाँ तो बस अब स्टार्ट ही कर रहा हूँ। क्या टी बिल को शुरू करते हैं। टी बिल में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट सी, फर्स्ट पॉइंट, मैं पॉइंट्स वाइज बता रहा हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्या पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना, केस बेस्ड क्वेश्चन बनकर आएंगे तो आपको याद होगा ये पॉइंट टी बिल में था, राइट। तो इतने इंपॉर्टेंट ढूंढ के ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं ना कि केस बेस्ड क्वेश्चन में ये पॉइंट मिले तो आंख बंद करके डाल देना क्या, टी बिल। चाहते हो ना, ऐसा चाहते हो या नहीं? तो देख लो। ओके सो टी बिल तो इशूड बाय आरबीआई। कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। तो टी बिल कौन इशू करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है। तो इशूड बाय आरबीआई, क्योंकि इसको आरबीआई इशू करता है इसलिए कैसा है? सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने लिख दिया सिक्योर इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? सिक्योर्ड। भाई आरबीआई इशू कर रहा है तो आरबीआई के ऊपर भी कोई डाउट है क्या? नहीं ना। 2000 का नोट रखते हो ना जेब में, रखते हो ना, तो डाउट होता है? नहीं ना। ऐसे ही टी बिल है, सिक्योर्ड है कंप्लीटली। थर्ड नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब ये किसी पार्टी के नाम पे नहीं हो रहा है, या फिर नाम पे अगर हो भी रहा है तो भी ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। इसको हम इंडोर्स कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को आप बेच सकते हो अगर आपको पैसों की जरूरत इमीडिएटली पड़ गई है तो, राइट। इसलिए कैसा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल है। इनफैक्ट इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेड एट पार। क्या? एट रीपेड एट पार। तो आप क्या देख रहे हो, जब भी टी बिल इशू होता है तो वो डिस्काउंट पे इशू होता है, मतलब लेस देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम पे। लेकिन जब रिलीज होता है, रिडीम होता है, तो रिडीम के टाइम पर फेस वैल्यू पे रिडीम होता है, मतलब पार वैल्यू पे रिडीम होता है, राइट। अब आगे
इसलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? जीरो कूपन बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाई टी बिल इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, इसे जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं? अच्छा, तो देखो जीरो कूपन बॉन्ड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे जनरली होता है ना, अगर मैं ब्याज पे पैसे दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो अब लोग सर फिर हम क्या पागल हैं जो इसको खरीदने वाले हैं? नहीं, देखो एक्चुअली मैंने क्या बताया, डिस्काउंट पे इशू होता है, जब मिलता है तो सस्ते में मिलता है और जब बेचते हो तो सेम फेस वैल्यू पे बिक जाता है, राइट। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये जो इशूड होता है इट इज ऑलवेज इशूड इन अ मल्टीपल ऑफ 25,000। तो मल्टीपल ऑफ 25,000, जब भी हमारा टी बिल इशू होगा तो मल्टीपल ऑफ 25,000 में ही होगा। मतलब मिनिमम टी बिल इज 25,000 एंड आफ्टर दैट जो भी टी बिल इशू होगा वो किसके मल्टीपल में होगा? 25,000 के मल्टीपल में इशू होगा। इसलिए आप ये देख पा रहे हो किस तरीके से हम इशू कर सकते हैं टी बिल्स को, राइट। आफ्टर दैट द मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 14 डेज टू 364 डेज। क्या है मैच्योरिटी पीरियड? 14 डेज टू 364 डेज का मैच्योरिटी पीरियड है इसका। तो बी श्योर कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जब हम बहुत सारे पांचों को याद करते हैं तो बीच में इनके क्लासेस आने लगते हैं टाइम पीरियड में। लेकिन आप देखो 14 डेज टू 364 डेज के लिए हमारा जो टी बिल है वो इशू होता है और मैंने आपको बताया कि मल्टीपल ऑफ 25,000 में होता है। लेकिन अब मैं समझाऊंगा आपको कि इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेड एट पार का मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर 25,000 या फिर हम मानते हैं मोटा मोटा 1 लाख रुपीज़ का हमने क्या करना है, एक टी बिल है, कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का। फेस वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपीज की फेस वैल्यू है, राइट। अब ये 1 लाख रुपीज की जो फेस वैल्यू है इसको जब इशू करेंगे तो कभी करीबन सपोज करो मान लो 95,000 में उन्होंने इशू कर दिया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट में इशू किया ना, तो 95,000 में इशू किया 1 लाख वाला प्रॉमिसरी नोट, 1 लाख वाला टी बिल। अब क्या हुआ, ये 95,000 में मैंने ले लिया, कितने के लिए? डेज के लिए, 90 डेज के लिए। कितने के लिए? 90 डेज के लिए। अब जब 90 डेज पूरे हो जाएंगे तो मैं उस बिल को वापस करूंगा और मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे? 1 लाख। तो मुझे फायदा हो गया ना, कितने का? 5,000 का। लेकिन क्योंकि इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता इसलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। आई होप इट इज क्लियर। अब वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किस पर? कमर्शियल पेपर पर। सीपी पे भी चल रहे थे कि सीपी क्या होता है, तो सीपी देखना चाहेंगे। तो देखिए कमर्शियल पेपर क्या है, सीपी। अब देखो एक्चुअली इट इज़ नॉट दिल्ली वाला कनॉट प्लेस, ये दिल्ली वाला कनॉट प्लेस तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अब सीपी क्या होता है मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। आई होप कि शायद इससे इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा और एक्चुअली पढ़ा भी है तो अभी लास्ट टाइम पे रिकैप्चुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी था, राइट। तो इट शुड बी कि आप जहाँ से पढ़ते थे इट्स वेरी गुड, है ना। अब मेरे पास पढ़ रहे हो तो इसको ढंग से देख लेना एक बारी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर 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 आने वाला है। अब हम बात करते हैं, फिर वही वाली बात बोलोगे सर फिर टाइम वेस्ट करो, नहीं टाइम नहीं वेस्ट करा, आगे बढ़ते जल्दी से। सीपी कमर्शियल पेपर। अब ये कमर्शियल पेपर क्या होता है, तो मैं फिर से बोलूँगा इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस। कौन इशू करता है? लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस। जनरली हम लोग मानते हैं कि ऐसे बिजनेसेस जिनका जो वर्किंग कैपिटल है वो मिनिमम वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ रुपीस का होना चाहिए, बट स्टिल हम लोग ये बोलेंगे कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं जैसे टाटा, रिलायंस, बिरला, तो ये सब क्या है? दीज आर द कॉर्पोरेट हाउसेस। ये लोग क्या करते हैं? सीपी मतलब कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं। दूसरी बात, ये जो टोटली क्या है? अनसिक्योर्ड है। कैसा? ये देखो टी बिल सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट था लेकिन ये अनसिक्योर्ड है। कैसा है बेटा? अनसिक्योर्ड है। ये अनसिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि इसको कौन इशू कर रहा है? प्राइवेट कंपनीज इशू कर रही हैं, है ना। इसलिए क्या हो जाता है? ये अनसिक्योर्ड हो जाता है। तीसरा, ये टी बिल के जैसा नेगोशिएबल भी है,
क्या है, नेगोशिएबल भी है, इसलिए नेगोशिएबल है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल भी हो पाएगा, है ना। तो ये तो इसका एक एडवांटेजियस पॉइंट है। आफ्टर दैट ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ये बिल्कुल सेम पॉइंट है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेड एट पार। जब इसे इशू करते हैं तो मैंने आपको बताया, सपोज करो 1 लाख रुपीस का है, तो 1 लाख रुपीस का अगर हमने इसको इशू किया है तो सेम एज कि क्या 1 लाख रुपीस अगर इशू किया है तो क्या होगा, वो डिस्काउंट में इशू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 95,000 बताया था, और जब उसको रिडीम करेंगे तो वो नॉर्मल फेस वैल्यू पर रिडीम होने वाला है। तो ये क्या हो गया, इसका नेगोशिएबल भी हो गया, इशूड एट पार भी हो गया। दूसरी बात, यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग, अब ये ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है? आई होप कि आपने पहले पढ़ा होगा ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है। देखो, जनरली जब कंपनीज अपने शेयर्स को इशू करती हैं तो शेयर्स इशू करते हैं मतलब एक लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए, हाँ, तो क्या होता है, कंपनी को शेयर्स इशू करने, राइट, या डिबेंचर्स इशू करने। तो शेयर्स को इशू करने के लिए कंपनी क्या करेगी, उसको अंडरराइटर कमीशन, उसे ब्रोकर कमीशन, उसे बैंकर्स कमीशन देना, बैंकर्स का कमीशन देना पड़ेगा। तो ये जो कमीशन है ये कहाँ से आएगा, उसके प्रोस्पेक्टस को इशू करने के खर्चे कहाँ से आएंगे? तो वो सारे के सारे खर्चे जो लॉन्ग टर्म असेट्स को रिक्वायर्ड करने में होते हैं, वो सारे खर्चे जो लॉन्ग टर्म असेट्स को एक्वायर करने में होते हैं, उस खर्चों को मेट करने के लिए हम जिस पेपर को इशू करते हैं उसे सीपी बोलते हैं, कमर्शियल पेपर। क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर कहते हैं, राइट। होप इट इज क्लियर, क्लियर है। और इस टॉपिक को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पे पहुँचना है क्योंकि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये जो गैप आप देख रहे हो, इसके बीच में मैंने एक पुल बनाया, सीधे पुल बना के चला गया, ऐसे घूम घाम के इधर उधर घूम के नहीं आता, क्या एक पुल बना दिया। और इस पुल पर जब मैं चलने लगा तो यही क्या है, मेरा ब्रिज फाइनेंसिंग है। तो आपको पता पड़ गया ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, जब हम इसको इशू करते हैं तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है 15 days to 365 days। जनरली जब हम इसे इशू करते हैं तो उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 15 days to 365 days के लिए होता है, राइट। और दूसरी बात, द लास्ट टाइम, कि ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 50,000 के होता है। लेकिन अलग अलग बुक्स में अलग अलग बात दे रखी है, किसी में 5 लाख रुपीस भी दे रखा है कि जो मिनिमम कमर्शियल पेपर है वो 5 लाख रुपीस का है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज 50,000, बट वी आर गोइंग फॉर द 5 लाख रुपीस। तो ये कितना होता है? मिनिमम 5 लाख रुपीस से कमर्शियल पेपर इशू होता है, और उसके बाद 5 लाख के बाद फिर 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 20 लाख, इस तरीके से इशू होता जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, पक्का क्लियर हो गए। कोई भी डाउट हो ना, जरा सा भी कुछ भी लग रहा है ना कि सर ये 1 वे कम्युनिकेशन है, मैं अपने क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं पा रहा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बेफिक्र होकर अपने क्वेश्चंस को कमेंट में डालिए कमेंट बॉक्स में, और मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूंगा। ऑब्वियस से अब तो रात होने जा रही है, लेकिन आप तो पढ़ोगे ना, रात को ही पढ़ना है ना आप लोगों को, आप पढ़िएगा। लेकिन सुबह जैसे देखूंगा तो तुरंत उसके बाद आपका रिप्लाई करूंगा, और जैसे ही देखूंगा वैसे रिप्लाई करूंगा। कल वैसे एसएसटी का पेपर है क्लास 10 का, तो मेरी ड्यूटी भी लगने वाली है। अगर कुछ टाइम लेट हो जाऊँ कमेंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। वेट फॉर दैट माई टर्न, है ना, मेरे टर्न का वेट कीजिएगा। ओके, सो दीज आर 2। नाउ लेट अस गो टू कॉल मनी। अब हम कहाँ चलने वाले हैं? कॉल मनी पे चलने वाले हैं। तो देखो, अब कॉल मनी क्या कहती है? कॉल मनी कहती है ये एक सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड का इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। तो पहली लाइन केस बेस में आ सकता है कि मनी मार्केट का कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, उससे हम क्या बोल। हम लोग बात करें कॉल मनी की, तो हम लोग पहले इसको बोलते हैं इंटर बैंक कॉल मनी। ये क्या है? पहला पॉइंट अगर मैं आपको इसको दूं तो मैं क्या दूंगा? इंटर बैंक कॉल मनी इसको बोलते हैं, इंटर बैंक कॉल मनी। जनरली क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक से क्या ले लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर बैंक कॉल मनी। क्या बोलते हैं? कॉल मनी कहते हैं। जनरली होता किस पर है? कॉल पर डन होता है। किस पर डन होता है?
कॉल पर, फोन पे डन होता है, तो वी आर सेइंग दैट कॉल मनी। इस पर जो भी पैसा आपने लिया है उस पर आप ब्याज दोगे ना, तो जब एक बैंक दूसरे बैंक को उस लिए हुए उधारी पर जो ब्याज देता है, द बैंक who take the loan from another bank gives the interest also, so at the time that interest is known as call, किस रेट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, that rate is known as call rate. so हम इसे क्या बोलते हैं, कॉल रेट। कॉल रेट क्या है, कॉल रेट का मतलब है किस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर आप इंटरेस्ट देने वाले हो, इंटरेस्ट किस रेट पर इंटरेस्ट देने वाले हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल रेट बोलेंगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर। दूसरी बात, अब हम और आगे बढ़ते हैं। इंटरबैंक कॉल मनी के अलावा हमने कॉल रेट पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि कॉल पर होता है, राइट। और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए यूज में आता है जब कैश रिजर्व रेशियो, जब जैसे आप सबको पता है आरबीआई डिसाइड करती है ना कैश रिजर्व रेशियो किसी कमर्शियल बैंक में कितना बनाना है, तो जब वो रेट्स बढ़ाती है ना, किसके, कैश रिजर्व रेशियो के, सीआरआर के, एट ए टाइम बैंक को पैसों की जरूरत पड़ने लगती है अपना कैश रिजर्व मेंटेन करने के लिए। तो ये जनरली बैंक कब करती है, जब उसका सीआरआर लेवल जो है, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं हो पाता। जब कैश रिजर्व रेशियो लो हो जाता है तो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाने के लिए बैंक क्या करती है, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले लेती है। जनरली ये कितने का होता है, 0 to 14 डेज का होता है। कितने का होता है, 0 to 14 डेज का होता है। और दूसरी बात, जो कॉल रेट है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी कभी रोज रोज चेंज होता है, कभी कभी तो आर में भी चेंज हो जाता है। सो इट इज हाईली फ्लक्चुएटिंग, ये कैसा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। एज वेल एज कैश रिजर्व रेशियो इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय आरबीआई। तो उस रेट को मेंटेन करने के लिए जनरली क्या करता है, एक बैंक दूसरे बैंक से क्या ले लेता है, क्या ले लेता है, लोन ले लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब फटाफट से चलते हैं किस पर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर। तो अब वो बोलोगे सर जगह तो बची नहीं, बची है, दिल में जगह है ना, सब जगह जगह होगी, है ना, तो कुछ ना कुछ एडजस्ट कर ही लेंगे। तो लेट्स सी कि किसको शुरू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ, so this is your certificate of deposit. Here we are also going to learn some important points for certificate of deposit. Actually, what is the difference between call money and certificate of deposit? Actually, when there is a tight liquidity position around the around particular environment, so or when the call rate is high, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा volatile है, highly fluctuating है। तो whenever there is a fluctuations of call rate, जब call rate high हो जाता है तो बैंक कॉल मनी से लोन नहीं लेती, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से लोन ले लेती है। क्या, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से लोन ले लेती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के। दूसरी बात, अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग सबसे पहले नोट डाउन करना होगा वो क्या, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, ठीक है। दूसरा 7 days to 1 year के लिए होता है शॉर्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सेकेंड थिंग, जनरली लिक्विडिटी पोजीशन, जब टाइट लिक्विडिटी पोजीशन हो तब हम इसे यूज करते हैं। इशू कौन करते हैं, इशूड बाय कमर्शियल बैंक। कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक इशू करता है, और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इशू करते हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, जैसे ICI, राइट, IDBI, सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दीज आर द डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो जनरली किसी पर्टिकुलर फाइनेंस को अवेलेबल कराने के लिए बने हुए हैं, उनका बेसिक कुछ पर्पस है उसका वहाँ पे होने का। तो जनरली ये लोग इसको इशू करते हैं, राइट। आई होप कि ये समझ में आया है, राइट। अब दूसरी बात, ये कैसा है, अनसिक्योर्ड है। दूसरी बात, ये नेगोशिएबल है।
और कब इशू होता है? टाइट लिक्विडिटी पोजीशन पे। राइट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंजॉय कर रहे हो ना? देखो, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप पहले समझ चुके हो कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। राइट, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने वाला हूँ, छोटी सी वीडियो ही रहने देते हैं। और लास्ट अब हम लोग चलेंगे किस पे? हमारे कमर्शियल बिल पर। तो कमर्शियल बिल पे जाने के लिए हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि इसको, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जिससे हम कमर्शियल बिल पर ईजिली पहुँच पाएंगे। और आई होप कि दिस स्पेस इज सफिशिएंट टू अस। सो लास्ट इज commercial bill. It is also known as trade bill, issued by one businessman to another. एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को इशू करता है, जनरली क्रेडिट वर्दीनेस को बनाने के लिए करता है, क्रेडिट सेल को प्रमोट करता है। जनरली 90 डेज का होता है, लेकिन हमारे जो बुक्स के हिसाब से इसको हम 1 ईयर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इट शुड बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर ऑल्सो। जनरली 90 डेज के लिए होता है। राइट, और हम इसके क्या बोलते हैं? जब ट्रेड बिल को जब ट्रेड बिल को कौन एक्सेप्ट कर लेता है? बैंक, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, तब उसे कमर्शियल बिल कहते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि जो कमर्शियल बिल है, कौन सा बिल? कमर्शियल बिल, जो मैंने आपको बताया कि किसके लिए होता है? 90 डेज के लिए होता है। इसको अगर सपोज करो 90 डेज के लिए है, तो अगर आपको इसको क्या कराना है? पैसों में कन्वर्ट कराना है, रिडीम कराना है, आप इसको बैंक से जाके डिस्काउंट भी करा सकते हो। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, राइट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के अलावा इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपको पता ही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। राइट, सो एक्चुअली दिस इज इनफ फॉर यू ऑल कि आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। जो कुछ नहीं समझ में आया हो वो दोबारा भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अब वेट करना है आगे वाली वीडियोस का। बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंट वीडियोस को पुट करने वाला हूँ। बस करना क्या है? देखना है अच्छे से। राइट, और क्या अगर हो सके ना, एक टिप लास्ट वाली, इसको एक बार लिख लेना। अगर लिख लोगे ना तो बस मज़ा ही आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। COT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th के बाद फिर एग्ज़ाम, 12th बोर्ड एग्जाम्स के बाद COT एग्ज़ाम देना है आप लोगों को, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो वीडियोस डाल रहा हूँ, वो COT के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा का सारा सिलेबस कॉमन ही है, तो आप अच्छे से उसको भी कर पाओगे। राइट, यस, दिस इज योर कंट्रोलिंग चैप्टर वीडियो, and in this chapter only I take 2 topics which is very important for your examination point of view, and these topic is only important from this chapter only. So you have to complete only 2 topics. You have to focus only 2 topics. That first is for the process of controlling and second is importance of controlling. But before starting controlling, we have to learn about the meaning of controlling. What do you mean by controlling? So controlling means measuring the actual performance with the planned performance. If any deviation is found, then correct it. मतलब कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना प्लान परफॉर्मेंस के साथ, कंपेयर करना। तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, ये प्लान परफॉर्मेंस था, तो जो डेविएशन आया इसको क्या करना है? करेक्ट करना है। डेविएशन को सही कर अपने टारगेट को अचीव करना है, यही कंट्रोलिंग कहलाता है। राइट, सो कंट्रोलिंग इज व्हाट? कंट्रोलिंग मीन्स मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। इफ एनी डेविएशन इज फाउंड, देन करेक्टेड। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। राइट, बोल रहा हूँ आएगा ही आएगा। सो the first step of controlling process is setting performance standard. What is that? It is setting performance standard. And what do you mean by setting performance standard? Means to set the targets. Target set करना कि कहाँ तक पहुँचना था, कहाँ तक पहुँचना है, that is called setting performance standards. Standards तैयार करना, target रेडी करना।
देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद आपका टारगेट सेट हो गया, लेकिन अब करना है कि आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस करी वो कहाँ तक पहुँचे। जाना यहाँ तक था, आप किस स्टेज तक पहुँचे, वो स्टेज को जानना क्या कहलाता है, मेजरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाता है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मेजर कर लिया लाइक दिस, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ मेज़र करना, क्या करना, मेज़र करना, कंपेयर करना कि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस तक क्यों नहीं पहुंच पाया, क्या गलती हो गई, क्या डेविएशन आया। सो दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दी स्टैंडर्ड्स। आफ्टर दैट वी हैव एनालाइजिंग डेविएशंस। के बाद ये जो कमी आ रही है, ये कमी को एनालाइज करना, क्या करना, एनालिसिस करना कि भाई क्यों ये कमी आई है, क्या रीज़न क्या था इसके पीछे। तो इसके ऊपर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, CPC कंट्रोलिंग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, कुछ चीज़ें ऐसी जिन पर हमें ध्यान नहीं देना है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं कि सपोज़ करो आपका जो कॉस्ट है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो हम रिफ्रेशमेंट देते हैं, सपोज़ करो रिफ्रेशमेंट टू द एम्प्लॉयज़ का जो कॉस्ट है वो 10% से बढ़ गया, तो क्या हमें इस पर फोकस करना है, नहीं। इसके कंपेयर में हमें कहाँ पे फोकस करना है, हमें ये फोकस करना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% से बढ़ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% क्यों बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब है आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। जैसे हमने बताया प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो हमें इस पर फोकस करना है, राइट। जिसे हम बोलते हैं KRA, क्रा मीन्स की रिजल्ट एरियाज। जो की रिजल्ट एरियाज हैं, जैसे मैंने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये की रिजल्ट एरिया है, इस पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, की रिजल्ट एरियाज पे, राइट। आफ्टर दिस वी हैव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है, देखो हर बात मैनेजमेंट को नहीं बताई जाती, कुछ बातें अपने आप से कंट्रोल कर ली जाती हैं, कुछ बातें मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाती हैं, राइट। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ही क्या हो गया कि एक कुछ ऐसे पॉइंट्स जो रियली में मैनेजमेंट तक पहुंचने चाहिए वो मैनेजमेंट तक पहुंचाना, और जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको ना पहुंचाना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहलाता है, राइट। नाउ उसके बाद जब आपने डेविएशंस को एनालाइज कर लिया तो क्या करना होगा, आपको पता पड़ गया क्यों कमी आई, तो अब क्या करोगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसको सही करने के लिए एक्शंस लोगे। तो वी आर सीइंग दैट टेकिंग करेक्टिव एक्शंस मीन्स अपनी जो गलतियां हैं, अपने जो डेविएशंस फाइंड हुए उनको सही करने के लिए जो भी एक्शंस लिए जाएंगे उसे हम बोलेंगे टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। आफ्टर दैट वी हैव आर importance of controlling, and importance of controlling, first is accomplishing organization goal. Controlling always help you to accomplish the organization goal. Organization के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है कौन, कंट्रोलिंग करता है ना। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, हेल्प्स इन अकम्पलिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकेंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है कि कंट्रोलिंग आपको हेल्प करता है कि जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो टारगेट बनाया है वो सच में अकम्पलिशिंग लायक है, सब वो सच में पॉसिबल है, वो हो पाएगा या नहीं, उसको जज करना, वो एक्यूरेट है या नहीं, राइट। थर्ड है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करना, पूरा इस्तेमाल करने से हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना बहुत कंपलसरी है। आफ्टर दैट इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन क्या होता है, जो एम्प्लॉइज़ का जो मोटिवेशन है उसको इम्प्रूव करता है कौन, कंट्रोलिंग। कैसे, जब हम कंट्रोलिंग करेंगे तो उनको हम डायरेक्टिंग करेंगे, है ना, उनको डायरेक्शंस देंगे, ऐसे काम करना है, तो उसके संग हम क्या देंगे, उनको मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं, किसको, अपने वर्कर्स को। विद दैट वी हैव इंश्योरिंग ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन। हर ऑर्गेनाइजेशन में काम को अच्छे से करने के लिए, पूरा करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस निकाले जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, कुछ डिसिप्लिन्स क्रिएट किए जाते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो वो हमारे एम्प्लॉइज़ को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, इसको भी इंश्योर कराता है कौन, कंट्रोलिंग। आई होप कि ये वाला टॉपिक जो है कंट्रोलिंग वाला, सिर्फ 2 ही टॉपिक थे, इसको अच्छे से कर लो और फिर फटाफट से हम चलते हैं कहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर second last chapter that is called financial management. In this, the financial management is very important chapter. Entire chapter is very important,
And we say that the financial management means the procurement and utilization of funds in the most effective manner. It involves decision making in three directions, that is called the financing decision, dividend decision, and investing decision. So together these three combined and says financial management. So financial management, what does it mean? It means that procurement and utilization of funds in the most effective manner. This says financial management, right? So here we have three decisions called investment decision, financing decision, and dividend decision. So let us start from the financing decision first. As this financing decision says that from where we are obtaining funds, means different sources we have to obtain funds. Like for example, we have equity shares, right? Debentures, loans, retained earning, public deposits. These are called the financial decisions from where we have to take the finance, so that it should be appropriate and it's not should be too costly for us, and it should be in our budget, right? So this is called the financing decision. After that, we are coming with the investment decision, and for the investment decision is means that where we are spending our funds, which we are procured from different sources. And basically in investment decisions, we are taking the example of investing in new machineries, opening a new division of business, these type of things where which is required for the finance, basically for the business organization. Like for example, you are able to see that in a business the regular requirement of the working capital and the fixed capital requirement was there. So in the first fixed capital requirement, we are just going for learning about the main concept of assets acquisition. This is a very important topic for investment decision. Now after that, we are procuring funds, we are investing funds. Now let us talk about dividend decision, where we are distributing our profit with our existing shareholders. So dividend is that portion of the profit which is distributed to the shareholders. Decisions is taken as to how much of the profit after tax earned by the company is to be distributed to the shareholders, and how much of it should be retained in the business. Actually, there is a complete balance between the division and distribution. Actually, whatever the profit we are earning, it does not be the part of that ki we are entire the profit we are distributing with the shareholders. No. First of all, we are just distributing that thing which is not in our use, and we are just distributing to our existing shareholders. So here we have financial planning. This is also a very important topic, as we just say that the financial planning is an important part of the whole planning. It means estimating the amount of capital required by the company and fixing its composition to avoid the shortage and surplus of funds. It means deciding in advance how much to spend, on what to spend, when to spend. The financial planning provides a wide picture of inflow and outflow of funds. Its main aim is to minimize the cost of funds with educate safety of the investors. बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जितना भी जो फंड्स की बेसिक नीड जो हमें बीच में पड़ेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. जब फंड्स की रिक्वायरमेंट, तब तक फंड्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा फंड्स भी नहीं होने चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फंड्स बच गए लास्ट में, तो ये हमारे लिए एक बुरी बात है. क्यों? क्योंकि हम उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, उससे हम कुछ अर्न कर सकते थे, राइट. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Capital structure is also very important part, where we are saying that it is debt upon equity. Means हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो कितना डेप्थ से बनेगा, कितना इक्विटी से बनेगा, इसको डिफाइन करता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर. जैसे सिर्फ इक्विटी से बनना चाहिए, ये भी अच्छी बात नहीं है. सिर्फ डेब्ट से बनना चाहिए, ये भी अच्छी बात नहीं. प्रोपोर्शनेट बैलेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में. उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर. ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको पता है कि एक न्यूमेरिकल जो हम अभी करने वाले हैं, उसके बाद लास्ट में हम वो भी करेंगे, उसको भी देख लीजिएगा. कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और फैक्टर्स अफेक्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Fixed capital, actually we say that when we are investing the amount in acquiring any fixed assets, it is known as fixed capital requirement. And when the day-to-day expenses are required to met, it is called working capital, right. So the formula for working capital is capital assets minus current liabilities, right. I hope it is clear to you all. उसके साथ साथ आप फैक्टर अफेक्टिंग पे फोकस जरूर कर लीजिएगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. अलॉन्ग विद दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अच्छे से देख लीजिएगा. ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम में आने वाला है.
So this is your financial market chapter, which is really very important. Here the meaning of the financial market is a platform where savers and borrowers meet or invest. This market transfers the money from those who have the surplus money and to those who are in need of capital. There are two major alternatives through which allocations of fund can be made, via bank and via financial institutions. So, household surplus money is either deposited into the bank or investors invest in the financial market through shares and debentures. Here we have different type of we say that markets we have, so we are investing in different markets. So here first of all we are talking about money market and capital market, right? So capital market kya hai? Place where long term funds are mobilized by the corporate undertakings and government, right? Whereas in the money market, this is very important, as I already informed you, gave you the video about the instruments of money market. So it is very important to see it properly. It is a market where low risk and unsecured and short-term debt instruments are highly liquid, are issued and activated every day. Along with that, we have to learn about SEBI also. SEBI is known as the Security Exchange Board of India. It is also known as the Security Watchdog. इसको हम सिक्योरिटी वॉचडॉग के नाम से भी जानते हैं. एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 12th April 1988. द हेड ऑफिस इज इन मुंबई and there are two basic functions of the SEBI, which is very important. You have to learn it those also. And along with that, we have different types of stock exchanges also. Along with that, NSE, BSE, OTCEI. So you have to see these also, right? Along with that, you have to learn the different parts of that. But basically in this chapter, you have to focus on money market, capital market or SEBI, right? I hope it is clear to you all.